हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्रैश कोर्स के अंदर एक नया सब्जेक्ट दैट इज फार्मास्यूटिक्स। एंड फार्मास्यूटिक्स में भी हम सबसे पहले कवर करेंगे फार्माटेक, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री फॉर्मुलेशन। और प्री फॉर्मुलेशन का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कंप्लीट प्री फॉर्म हम 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे और एक लेक्चर लाएगा जिसमें हम लोग इसके PYQ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है। प्री फॉर्मुलेशन जो है वो हमारा 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। अब 2 वर्ड कौन कौन से हैं? वो 2 वर्ड हैं आपका प्री प्लस दूसरा जो वर्ड है वो कौन सा है? प्री प्लस फॉर्मुलेशन। 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है और दोनों वर्ड कंबाइन होकर हमारा बनाते हैं प्री फॉर्मुलेशन। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? प्री का जो मतलब है, प्री का मतलब होता है अपने पास प्रायर। प्रायर मतलब पहले, टी का मतलब हुआ प्रायर, जिसकी मीनिंग हुई पहले। और फॉर्मुलेशन का क्या मतलब हुआ? फॉर्मुलेशन का मतलब हुआ डोजेस फॉर्म, दैट इज डोजेस फॉर्म बनने से पहले। ठीक है, तो जो डोजेस फॉर्म बनने से पहले जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। समझ गए बात को? तो इसको सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज आर द प्रीलिमिनरी स्टडीज बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ एनी डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब डोजेस फॉर्म क्या होता है ये मैंने बताया था किसमें? ये मैंने बताया था अभी हमने जो लास्ट लेक्चर लिया है फार्माकोलॉजी का, उसमें मैंने डोजेस फॉर्म के बारे में कंप्लीट डिटेल बताई थी। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लो। हमने अब क्रैश कोर्स में फार्माकोलॉजी स्टार्ट करी है, जिसमें मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया जनरल फार्माकोलॉजी का। एंड 3rd लेक्चर भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा और सेम हम लोग फार्मास्यूटिक्स को भी थोड़ा सा स्पीड अप करके जल्दी कवर करेंगे। इसका एक डिटेल्ड भी डेफिनेशन है, द फेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन विच प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कैरेक्टराइज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू डेवलप सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म को हमें डेवलप करना। समझिए बात। अब प्री फॉर्मुलेशन के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप में से जितने लोगों ने भी जीपैट 2025 का पेपर देखा होगा, दैट इज NBMS ने जीपैट 2025 का जो पेपर कंडक्ट कराया था, अगर आपने देखा होगा तो इस सिंगल टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्री फॉर्मुलेशन का। ठीक है, जो कंप्लीट प्री फॉर्मुलेशन मैं कराने जा रहा हूँ उसमें आप देखोगे कि वो सारे के सारे 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। लास्ट ईयर भी मैंने कराया था, तो जितने लोगों ने यहाँ से किया था उनका कंप्लीट वो 5 के 5 क्वेश्चन करेक्ट थे। तो इस बार भी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 to 5 क्वेश्चन तो आने वाले हैं। और अगर 4 to 5 क्वेश्चन मतलब कितना हुआ? 20 मार्क्स। अब अगर आप 20 मार्क्स गेन करते हो तो आप समझ सकते हो कि आपकी रैंक कहाँ जाएगी, कितनी ऊपर जाएगी। और उस 20 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है? टोटल 4 लेक्चर, दैट इज 3 लेक्चर थ्योरी के, 1 लेक्चर MCQ। और अगर मैं बात करूँ तो जो आपका 1 लेक्चर होने वाला है वो अराउंड 40 to 45 मिनट्स होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं 4 लेक्चर की बात करूँ तो ये 4 लेक्चर आपका अराउंड 3.5 आवर्स। तो 3.5 आवर्स में आपको 20 मार्क्स ईजिली मिल जाएगा। ठीक, तो इसको आपको क्या करना है? बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एक भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहिए। आ जाओ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। अब प्री फॉर्मुलेशन को हम लोग कुछ पार्ट्स में इसको स्टडी करेंगे। प्री फॉर्मुलेशन की जो स्टडीज है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो पार्ट है वो स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, जिसमें हम लोग ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं प्री फॉर्मुलेशन में। फिर हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, और फिर हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका आएगा 3 चीज, बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस एंड देन स्टेबिलिटी एनालिसिस। ये तीनों आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा आपका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन, रेस्माइजेशन, फोटोलिसिस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की, तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में हमारा आ जाएगा कलर, ऑर्डर एंड देन टेस्ट। ये तीनों हमारे किस में आ जाएंगे? ये तीनों हमारे आ जाएंगे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्टिव्स, लाइक हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज जो करते हैं वो क्यों करते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मोस्ट स्टेबल, सेफ एंड इफिकेशियस डोजेस फॉर्म बनाना है। क्योंकि कोई भी ड्रग है उसका अगर हम डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम सबसे ज़्यादा इफिकेशियस, सबसे ज़्यादा सेफ और स्टेबल डोजेस फॉर्म बना सकें। फिर दूसरा, कोई भी उसका हम लोग मोस्ट स्टेबल पॉलीमॉर्फ एंड सॉल्ट फॉर्म फाइंड आउट करके उसमें उसका यूज कर सकें। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी,
उसी भी पर्टिकुलर ड्रग की हम जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज कर सकें, मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी बना सकें। फिर आता है डिटरमाइन द काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी, की उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, अदर पैरामीटर्स हैं उनको डिटरमाइन करना, उनको स्टेबिलिटी लाइक स्टेबल कंडीशंस क्या होते हैं, कहाँ किस में जो ड्रग है वो हमारी मोस्ट स्टेबल रहेगी, तो उसका भी जो हम फाइंड आउट करते हैं वो भी प्री फॉर्मेशन स्टडीज के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ डेवलप ऑप्टिमाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लाइक ऑप्टिमाइज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक हमारा बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, हम लोग प्री फॉर्मेशन स्टडीज के थ्रू ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। अब प्री फॉर्मेशन स्टडीज में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया 3 होते हैं, फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनोलेप्टिक। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल की बात करेंगे। देखो, तो फिजिकल में क्या क्या आता है, फिजिकल में आता है पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। फिर और क्या आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। पाउडर डेंसिटी आता है, वेटेबिलिटी आता है, हाइग्रोस्कोपिसिटी आता है, ड्रग एक्सिपिएंट कंपेटिबिलिटी आती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कंप्लीट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है, बल्क कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। फिर आता है आपके पास क्या, फिर आता है आपके पास सॉल्युबिलिटी एनालिसिस। सॉल्युबिलिटी एनालिसिस में आप एक्वा सॉल्युबिलिटी की बात करते हो, इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी की बात करते हो, आयनेशन कांस्टेंट दैट इज पीके, पार्टीशन कोफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट एंड डिसोल्यूशन की बात करते हो। देन स्टेबिलिटी एनालिसिस में सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी इज देयर एंड सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी, 2 तरीके की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर 1 में बात करेंगे बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लेक्चर 2 जो इसका आएगा उसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस दोनों कवर करेंगे। एंड देन लेक्चर 3 जो आएगा उसमें हम लोग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग लेक्चर 3 में बात करेंगे। तो कंप्लीट 3 लेक्चर में पूरा हम लोग प्री फॉर्मुलेशन कवर कर देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आने वाला हमारा बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स में वो आता है आपका क्या, पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया, ठीक है। पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया जो है वो आपका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे, वो बताते हैं कि स्मॉलर पार्टिकल, जितने छोटे पार्टिकल रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, सरफेस एरिया, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, डिसोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। स्मॉलर पार्टिकल उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया, उतना ही ज़्यादा डिसोल्यूशन बढ़ा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा डिसोल्यूशन बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा क्या बढ़ेगी, बायो अवेलेबिलिटी किसी पर्टिकुलर ड्रग की। तो इसलिए पार्टिकल साइज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्या है इसमें, पार्टिकल साइज इंपॉर्टेंट किसके लिए, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन के लिए है। दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, अगर इस सॉल्युबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आगे हम लोग बात करेंगे। और फ्लो प्रॉपर्टी, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। लाइक स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी अगर जितने हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल रहेंगे, ये हमने बताया कि डिसोल्यूशन बढ़ेगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है आपकी। फ्लो प्रॉपर्टी में कैसा अफेक्ट करेगा कि बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स भी नहीं चाहिए होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल हो जाएंगे तो हमारा वो क्या करते हैं, वो हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स हमारी फ्लो प्रॉपर्टी के लिए बेटर नहीं है, एक ऑप्टिमम साइज का पार्टिकल होना जरूरी है। अब डिफरेंट पार्टिकल साइज हमें कैसे पता चलेंगे, तो उसके लिए अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं कि किसी भी पार्टिकल साइज को हम लोग कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं। तो उस मेथड्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, उसमें से जो एक क्वेश्चन था वो एक क्वेश्चन इस टेबल से था। जो टेबल आपके सामने, इस टेबल से एक क्वेश्चन था, ठीक। तो और वो क्वेश्चन क्या था, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी जो है उसके साइज रेंज पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं बताऊं तो जितनी चीजें हमने पढ़ी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक की बात है तो ये टेबल है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो कई सारे मेथड है, लाइक माइक्रोस्कोपी मेथड हो गया आपका, दूसरा होता है सीविंग मेथड, देन आपका आता है सेडिमेंटेशन एंड कंडक्टिविटी मेथड, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी की जो साइज रेंज है 0.2 to 100 माइक्रोन मीटर होता है, ठीक है। सीविंग मेथड का जो साइज रेंज है 50 to 1500 माइक्रोन मीटर पार्टिकल साइज से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड जो है वो है 1 to 2000 माइक्रोन मीटर, एंड कंडक्टिविटी मेथड इज 0.5 to 500 मेथड, ठीक है। यहाँ पे 200 है, सॉरी मैंने 2000 बोल दिया मैं। तो इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप को। देन इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सीविंग के लिए मैकेनिकल शेकर का यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड के लिए एंडरसन पिपेट मेथड का यूज करते हैं, और कंडक्टिविटी के लिए कोल्टर काउंटर या HIAC लिक्विड पार्टिकल काउंटर का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और कोल्टर काउंटर में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके बारे में बता दूं कि उसमें पूछा गया था कि कोल्टर काउंटर में हम लोग मेथड कैसे पता चलता है। तो उसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इससे हम लोग पार्टिकल साइज का आइडिया लगाते हैं, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये 2025 में नहीं, पुराने टाइम पे पूछा गया था, लाइक मे बी
2023 या 2 में था क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एक और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस पर्टिकुलर उसमें कौन सा डायमीटर मेजर किया जाता है। लाइक अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करें तो फेरेट डायमीटर, मार्टिन डायमीटर एंड प्रोजेक्टेड डायमीटर मेजर करते हैं। ये तीनों क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिजिकल फार्मेसी में बहुत डिटेल में। मैं आपको समझाऊंगा कि तीनों होते क्या है, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। सीविंग मेथड में बात करें तो इसमें हम लोग सीव डायमीटर यूज करते हैं, मेजर करते हैं। सेडिमेंटेशन मेथड में हम लोग स्टोक्स डायमीटर का मेजर किया जाता है। और कंडक्टिविटी मेथड में पार्टिकल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विवेलेंट वॉल्यूम डायमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं वो वहाँ पे हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप HIAC देखे हो तो HIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई एक्यूरेसी लिक्विड पार्टिकल काउंटर। ठीक है, हाई एक्यूरेसी लिक्विड पार्टिकल काउंटर होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है अपने पास वो है सरफेस एरिया। अब मैं बता दूं कि जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं एक टेबल बताऊंगा, उस टेबल से आया था। सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन, एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। जैसे जैसे पार्टिकल साइज कम होगा वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। और सरफेस एरिया बढ़ा मतलब सॉलिबिलिटी के चांसेस, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये जो टेबल है इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। क्या है इसमें, सरफेस एरिया को मेजर करने के लिए दो मेथड है, एक है एडजॉर्प्शन मेथड, दूसरा है एयर परमिबिलिटी मेथड। अब सरफेस एरिया में इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एडजॉर्ब टू फॉर्म अ मोनोलेयर। एक मोनोलेयर बनाने के लिए जो नाइट्रोजन की वॉल्यूम है वो एब्जॉर्ब होगी तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इतना सरफेस एरिया आया। एयर परमिबिलिटी मेथड में क्या होता है, इसमें हम लोग रेट मेजर करते हैं, जिस रेट से गैस और लिक्विड, एक बेड ऑफ पाउडर है, पाउडर का एक बेड, उस पे उससे मतलब एक लेयर है पाउडर की, उससे क्या हो रहा है कि जिस रेट से जो गैस या लिक्विड है वो परमिएट हो रही, उससे हम लोग उसका सरफेस एरिया का आइडिया लगा सकते हैं। इसमें जो इक्वेशन यूज होता है वो होता है BET इक्वेशन, दैट इज ब्रूनर एमेट एंड टेलर इक्वेशन। इसमें जो इक्वेशन होता है पोस्ले और कोजेंसी कैरमैन इक्वेशन, और सॉरी कोजेनी कैरमैन, यहाँ पे CY नहीं होगा, एन सी नहीं होगा, NY होगा। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो था इससे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। इंस्ट्रूमेंट जो है क्वांटस और फिशर सबसेसाइजर का यूज होता है। डिटेक्टर जो है थर्मल कंडक्टिविटी एंड वाटर मोनोमेट्रिक। ठीक, तो इससे भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो एकदम ऐसा सिंपल सिंपल चीजें हैं जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको ये सारी चीजें मिस नहीं करना। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई फीचर्स सरफेस एरिया के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टैलिनिटी के बारे में बात करते हैं। अब क्रिस्टैलिनिटी क्या होता है कि अभी हमने बताया कि सरफेस एरिया जैसे पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा सरफेस एरिया बढ़ेगा। और डिग्री ऑफ क्रिस्टलिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो किस पे है, हार्डनेस पे, ट्रांसपेरेंसी पे और डेंसिटी एंड डिसोल्यूशन। जो क्रिस्टलिटी है किसी भी पार्ट उसकी, वो हमारा क्या होता है कि वो क्या होता है, वो होता है डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्डर इन अ सॉलिड। किसी भी सॉलिड का जो स्ट्रक्चरल ऑर्डर होता है कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलिटी। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा है केमिकल कंपाउंड है, तो उसके दो होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं हैबिट, दूसरा एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर दो तरीके का हो सकता है, या तो वो क्रिस्टलाइन होगा या तो वो अमॉर्फस होगा। ठीक है, अगर वो क्रिस्टलाइन है तो वो तो या तो वो सिंगल एंटिटी होगा, सिंगल एंटिटी हुआ तो उसमें क्या होगा, पॉलीमॉर्फ्स होंगे, या वो मॉलिक्यूलर एडक्ट्स होगा, लाइक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन से बनेगा। तो मॉलिक्यूलर एडक्ट्स में भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और दूसरा क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर एडक्ट और फिक्स्ड उसमें क्या होता है कि लाइक सिंगल एंटिटी और मॉलिक्यूलर एडक्ट में डिफरेंस क्या है। सिंगल एंटिटी में ये होता है कि कोई भी दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल नहीं हो प्रेजेंट होगा क्रिस्टल में, लाइक एक सिंगल टाइप का जो मॉलिक्यूल है वही प्रेजेंट होगा क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल के अंदर अगर एक सिंगल टाइप का ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाता है, वो एक सिंगल एंटिटी बन जाती है। मॉलिक्यूलर एडक्ट्स क्या होता है कि लाइक अगर क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर एडक्ट्स। अब इसमें जो स्टाइकियोमेट्रिक होता है सॉल्वेंट, जिसको हम लोग हाइड्रेट्स भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो प्रोपोर्शन ऑफ क्रिस्टल और सॉल्वेंट, अभी हमने बताया कि इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट्स भी रहते हैं, तो अगर वो जो सॉल्वेंट और क्रिस्टल कितने होंगे उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स हो जाए, तो वो हमारा किस में आ जाता है, वो आ जाता है स्टाइकियोमेट्रिक सॉल्वेंट्स, या उसको हम लोग हाइड्रेट्स बोल देते हैं। और अगर वो जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स ना होके वेरी करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या इंक्लूजन कंपाउंड्स बोलते हैं। और वो इंक्लूजन कंपाउंड्स फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, चैनल, लेयर या केज, जिसको हम लोग क्लैथरेट्स भी बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये चैनल, लेयर एंड क्लैथरेट्स कैसे है। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है आपको अभी तक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि देखो यार, जो हम लोग के बीच में कन्वर्सेशन का एक मेथड है वो क्या है, वो है कमेंट सेक्शन। तो जैसे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे वैसे मेरे को लगता है कि हाँ चीज़ें अच्छी जा रही हैं, तो आप लोग के लिए और भी कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मेरे को मिलता रहता है।
और अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो या वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो फिर क्या हो जाता है कि थोड़ा सा एक डीमोटिवेशन टाइप का होता है कि लाइक जब लोग इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहे हैं या लोगों को इफेक्ट नहीं हो रहा है तो कंटेंट बनाने का थोड़ा सा मन भी नहीं करता। और रही बात अगर किसी को ये लगता हो कि भाई हाँ यार इस यूट्यूब पैसे दे रहा है उसके लिए कंटेंट बना रहे हो, तो भाई यूट्यूब इतने पैसे नहीं देता है कि जिसके लिए इतना रिसर्च करके कंटेंट बनाया जा सके। कुछ मेरे भाई जो लोग कभी, क्योंकि आज के टाइम पे सभी इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, तो जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हो या जिन लोगों ने भी यूट्यूब पे काम किया है कंटेंट बना रहे हो उन्हें पता है यूट्यूब कितना पैसा देता है। ठीक है, यूट्यूब बहुत कम पैसा देता है तो उसकी बात नहीं है। बस बात ये है कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे वो करोगे तो ये रहता है कि हाँ लोग बेनिफिट मिल रहा है। मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी है अपने टाइम पे वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि कई अगर आप लास्ट ईयर का फीडबैक देखोगे स्टूडेंट्स का या लास्ट ईयर का जो मैंने स्क्रीनशॉट्स या वो सारी चीज़ें डाली, तो वहाँ पे क्या होता है कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं थे, तो उन्हें जस्ट ये था कि भाई मेरे को क्वालिफाई करना है ताकि मैं स्टाइपेंड मेरे को मिले और मैं आगे फर्दर वो कर सकूँ। तो वो ऐसी फ्री चीज़ों पे डिपेंड करते हैं वो। तो मेरा बस मेन मोटिव है उनके लिए ये सारी चीज़ें वो जनरेट करने का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्या क्या होता है ना कि कभी लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कई स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला कि सर मेरे को ये, मैंने लास्ट ईयर क्रैश कोर्स दिसंबर में स्टार्ट कर दिया था, बट मेरे चैनल को जो थोड़ा सा रीच मिली वो मिली जब मैंने वन शॉट्स डाले लास्ट में अराउंड मई के आसपास, जब एग्ज़ाम एकदम 15 to 20 डेज थे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे पास ये मैसेज किया कि सर मेरे को ये पहले मिला ही नहीं। और वो मिला क्यों नहीं, क्योंकि वो चैनल की रीच नहीं थी। तो उस रीच कब आएगी, रीच आएगी अगर आप सपोर्ट करोगे, आप कमेंट करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, आपके पास जितने ग्रुप्स हैं आप ग्रुप्स में शेयर करोगे। तो क्या होगा, जब थोड़ा सा रीच आएगी तो जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है उन तक ये चीज़ें पहुँच सकती हैं। ठीक है, तो आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और आप ये सारे कंटेंट जो है वो टॉप नॉच है, आप इसमें कोई भी डाउट मत करना। और अगर आप इतना पढ़ते हो और इसके बाद आप PYQ करने जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं, लेक्चर से ही मिल रही हैं। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देंगे। और इससे पहले कि आप वीडियो छोड़ के भाग जाओ कि भाई ये तो बकवास कर रहा है, तो हम वापस आते हैं कंटेंट पे और हम पढ़ेंगे चैनल लेयर इन क्लैथरेट्स क्या होता है। चैनल, व्हेन द क्रिस्टल कंटेन कॉन्टिन्यूअस चैनल इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन बी इंक्लूडेड। मतलब क्या है कि क्रिस्टल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस चैनल है जिसमें क्या हो एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंक्लूड हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल का फॉर्मेशन होता है। और एग्जाम्पल आता है जो यूरिया है वो वहाँ पे हमें चैनल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब भाई लेयर्स क्या होता है, जैसे इसका नेम सजेस्ट होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रिस्टल की जो लेयर्स होते हैं उनके बीच में इंटरैक्ट रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेयर्स। एंड नेक्स्ट वन इज अ क्लैथरेट और केज। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इंट्रैप्ड विद इन अ कैविटी ऑफ द क्रिस्टल ऑफ ऑल द साइड। लाइक क्रिस्टल का जो कैविटी है केज के टाइप में, वहाँ पे साइड बाई साइड क्रिस्टल की कैविटी हो जाती है, बीच में जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल इंट्रैप हो जाता है। तो ये तीन होते हैं, चैनल, लेयर एंड क्लैथरेट। ठीक है, तो इसको आप समझ लो। अब कुछ स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं उसके बारे में मैं दो चीज़ें बता दूं, दो टर्मिनोलॉजीज है जिससे क्वेश्चन भी पूछा गया और जिससे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं। वो दोनों टर्मिनोलॉजीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे एक पहले आती है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि हमारा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का, किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, शोइंग हाउ दिस पार्टिकल्स पीरियोडिकली या सिमेट्रिकल। देखो ये सारी डेफिनेशन है, मैं आपको सिंपल बता दूं, इतना अगर आपको याद रखना है तो रखो, नहीं तो उसको छोड़ दो। ये बस इतना याद रखो कि क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल। और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है, जो क्रिस्टल का इंटरनल अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और दूसरा होता है क्रिस्टल हैबिट। हैबिट क्या होता है समझ गए होंगे आप लोग कि जो एक्सटर्नल अरेंजमेंट होता है वो होता है क्रिस्टल हैबिट। लाइक नीडल शेप है, प्रिज्मेटिक है, प्लेट लाइक है, क्यूबिक है, वो क्रिस्टल हैबिट में चला जाता है। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो चला जाता है अपना क्रिस्टल लैटिस। ठीक, अब क्रिस्टल हैबिट रिफर्स टू द एक्सटर्नल शेप अपीयरेंस। देखो डेफिनेशन मैंने लिख दी है, अगर आपको पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया, दोनों से आपका क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, लाइक लास्ट ईयर जहाँ से निकला वो भी मैंने आपको बता दिया, और इस ईयर जहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप करते जाओ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाफट से हम लोग। अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं इसको जल्दी खत्म करूंगा कि क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म में डिफरेंस आप यहाँ पे बहुत पहले से बी फॉर्म लेवल से पढ़ते आ रहे हो, कुछ नया नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं। तो क्रिस्टलाइन आपको पता है ऐसे स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट होता है, अमॉर्फस के मॉलिक्यूल्स कहीं भी भगते रहते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे कहीं भी जाएंगे वो। बट क्रिस्टलाइन क्या होता है, स्ट्रक्चर जैसे आप लोगों इससे भी यहाँ इस चैनल पे जाएंगे, उस चैनल पे जाएंगे, उस चैनल पे जाएंगे, वो होते हैं अमॉर्फस होते हैं। और उनके में क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती कि थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ये कर लेंगे, थोड़ा सा वो कर लेंगे, ऐसे भगते रहते हैं। और जो क्रिस्टलाइन होते हैं उन्होंने पकड़ लिया कि मैं इकोलॉजी यहाँ से पढ़ूंगा, सुटेक्स यहाँ से पढ़ूंगा, यहाँ से ये पढ़ूंगा, इस चैनल इस टीचर से बात करूँ, इस टीचर को फॉलो करूंगा, इनसे गाइडेंस लूंगा, खत्म। उसके बाद वो नहीं भटकते, कहीं भी नहीं भटकते, और अल्टीमेटली स्टेबल होकर उनको फायदा सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिलता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस की अगर हम बात करें
तो अगर आपको क्रिस्टलाइन बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिक्स करनी पड़ेगी चीज़ें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि देखो क्रिस्टलाइन बनना है लेकिन आपको स्मार्ट क्रिस्टलाइन बनना है, आपको ऐसे बेवकूफ़ वाला क्रिस्टलाइन नहीं बनना कि भाई मैंने फिक्स कर लिया अभी इधर से ही पढ़ूंगा। लेकिन फिर क्या होता है कि हमें सेम चीज़ होती है, कुछ टीचर से या कुछ लोगों से हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, कुछ से हमें नहीं समझ में आती। अब हमने क्या किया, हमने वहीं पे फिक्स कर लिया, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो वाले वो कौन सा क्रिस्टलाइन हो गया, वो स्मार्ट क्रिस्टलाइन नहीं हुआ। वो क्या हो गया फिर, तो अमॉर्फस से भी बेकार हो गया कि वो 4 जगह घूम रहे हैं, उन्हें कुछ तो समझ में आ जाएगा, बट तुम तो उससे भी वो चले जाओगे। आपको क्या करना है, फिक्स करना है। बट अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें, तो मैं अपने उसके लिए भी बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही तो ही देखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को दूसरे, मैं वहाँ से पढ़ लूँगा, मेरे को वहाँ से अच्छा समझ में आता है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप ऐसे जाओगे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ नहीं वो है। बट अगर आपको ये कर रहे हो कि नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है फिर आप जा रहे हो, फिर तो गलत बात है ना। चलो, इसमें क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है फिक्स होता है, इनका कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ लेसर थर्मोडायनेमिक एनर्जी एज कम्पेयर टू इट्स एमॉर्फस फॉर्म, और इनकी जो थर्मोडायनेमिक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इधर उधर भगते रहते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एमॉर्फस फॉर्म से, जबकि एमॉर्फस फॉर्म जो है लेस स्टेबल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लेसर सॉलिबिलिटी होती है क्योंकि एकदम टाइटली अरेंज होते हैं, इनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। और ये क्या होता है, लेस टेंडेंसी टू चेंज इट्स फॉर्म ड्यूरिंग द स्टोरेज, मतलब स्टोरेज के टाइम पे अपना फॉर्म नहीं चेंज करते, और ये क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मोबिलिटी जो है वो क्रिस्टलाइन में कम होती है, एमॉर्फस में ज़्यादा होती है। क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, शार्प होता है, जबकि एमॉर्फस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक रेंज होती है, एक एग्जैक्ट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, और एमॉर्फस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन को हम लोग बोलते हैं फ्रीज सॉलिड, फ्रीज लिक्विड फॉर्म या सुपर कूल्ड लिक्विड फॉर्म के भी नाम में इनको जाना जाता है। समझ के बात को, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था जो आपको पता है। इससे हम कुछ खास उम्मीद नहीं रख सकते क्वेश्चन आने की, बट अगर इससे क्वेश्चन आया और गलत कर दिया तो फिर तो बहुत गंदी वाली बेइज्जती होगी, तो इसीलिए पढ़ लो। चलो, अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, सिंपल सा, इसको आज आज की इससे कोरिलेट करके देख। जितने लोग रिलेशनशिप में हो पता होगा, जितने लोग रिलेशनशिप में हो अभी हो तो नहीं पता होगा, जिनका कट चुका है उन्हें पता होगा कि भाई एक बंदा कई फॉर्म में है, ठीक है, इधर भी उधर भी 4 जगह उसके कनेक्शन है। तो लाइक एक से ज़्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आपके सामने कोई और, सामने वाले के सामने कुछ और, उसके सामने कुछ और। तो वो क्या है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है। मतलब क्या है, आपका जो पार्टनर है वो कौन सा फॉर्म शो कर रहा है नहीं सॉरी था, माय बैड। तो वो कौन से फॉर्म शो कर रहा है, वो शो कर रहा है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन अ मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म। एक से ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म में अगर किसी भी ड्रग सब्सटेंस का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, वो है पॉलीमॉर्फ। सिंपल सी बात है, समझिए बात को। चलो नेक्स्ट, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज एज मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीसीज विथ डिफरेंट इंटरनल लैटिस। वो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स called polymorph, but their chemical composition differs in when there is polymorph differ from each other with respect to their physical properties such as solubility, melting point, then density, then hardness and then compression characteristics। मतलब क्या है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो बंदा है या जो भी है, मैं बंदा बोलूं या बंदी है, जो भी है, ठीक है, वो अंदर से चाहे सेम है, ठीक है, वो सेम है, बट अलग अलग पर्सन के उस पे उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बदल रही है। लाइक पहले आपके साथ अच्छा, फिर आप नहीं है, चलो ठीक है, मेरे को बेटर ऑप्शन मिल गया। ऑलवेज गो फॉर बेटर ऑप्शन, ये पता है सबको, वो बेटर ऑप्शन के लिए जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहाँ घुस गया हूँ, अभी तुम लोग रोने लगोगे, लेक्चर छोड़ के चले जाओगे। छोड़ो, नहीं रोना नहीं है, फोकस करते हैं, फोकस फोकस, ठीक है। कि डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमें प्री फॉर्मुलेशन पढ़ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे, लाइक सॉलिबिलिटी अलग होती है, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, कंप्रेशन। और ये जो लाइन है मैं आपको बता दूं, ये लाइन जो है, अगर आप में से जिसने भी PYQ किया होगा या जो PYQ करेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ बट देयर केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है, फिजिकल कंपोजिशन अलग रहता है। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो मे बी इस बार भी चांसेस है कि इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से हाईलाइट करके रख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो होने वाला है, पॉलीमॉर्फ के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इनएंशियोट्रॉपिक, दूसरा होता है मोनोट्रॉपिक। अब इनएंशियोट्रॉपिक क्या होता है, इनएंशियोट्रॉपिक क्या होता है कि लाइक आप देखो, सिंपल सा समझेंगे, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझो। लाइक ऐसे लोग होते हैं कि वो हुआ कि यार अलग बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, लाइक आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और मैं ऐसे बनाता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। देखो, लाइक जैसे 2 पर्सन है, एक है A और एक है B,
ठीक है, दोनों रिलेशनशिप में थे। फिर दोनों को क्या हुआ कि यार बी के घर से बहुत प्रेशर आने लगा कि फैमिली का प्रेशर हो गया, बाकी सारा प्रेशर हो गया कि नहीं यार, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकते। तो ये क्या हुआ, बी अपना नेचर बी ने क्या कर दिया, चेंज कर लिया कि अंडर किसके अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर आके चेंज कर लिया। तो बी क्या था, बी था इनैनिशियोट्रॉप, इनैनिशियोट्रॉपिक या इनैनिशियोट्रॉप था, और इसको जो हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, इनैनिशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, बट अगर ऐसा भी हुआ कि मान लो दो थे सी और डी, इसमें क्या हुआ कि डी के पास कोई प्रेशर नहीं था, कुछ भी नहीं, बट उसे क्या हुआ, दूसरा बंदा दिखा जो बहुत अच्छा था, उधर क्या हुआ, उधर शिफ्ट हो गया, उसने क्या कर लिया, चेंज कर लिया कि बिना किसी प्रेशर और उसके कि भाई तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, भाड़ में जाओ, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या था, ये था मोनोट्रॉपिक। इनैनिशियोट्रॉपिक मतलब प्रेशर आया, और मोनोट्रॉपिक अरे नॉर्मल था, मेरे को करना ही नहीं, तुम भाड़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ। तो ये था मोनोट्रॉपिक। तो समझो, इन द पॉलीमॉर्फ विच कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अदर बाय वेरिंग टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड इनैनिशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। इसका एग्जांपल जो है वो है सल्फर। देन वन पॉलीमॉर्फ विच इज अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि भाई कुछ भी है, मैं जा रहा हूँ, छोड़, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। समझ गया, इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, वो है ग्लिसरॉल स्टीयरेट। ठीक है, क्या इसका एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल था ग्लिसरॉल स्टीयरेट। समझ गए बात को, तो ये था इनैनिशियोट्रॉपिक पॉलीमर, मोनोट्रॉपिक पॉलीमर। ठीक, और यहाँ पे जो है हमारा जो इनैनिशियोट्रॉपिक था वो क्योंकि अपने मन से नहीं गया था, वो अपने मन से एकदम को रिलेट करके बता रहा हूँ, समझ जाओ, भूलोगे नहीं। वो क्या था, वो अपने मन से नहीं गया था, वो किस में गया था, वो गया था प्रेशर में। तो वो ट्रांजिशन जो था वो रिवर्सिबल हो सकता है। वो प्रेशर में गया था कि नहीं भाई मैं मन से नहीं जा रहा हूँ, वो क्या हो सकता है, वो रिवर्सिबल हो सकता है। उसको अगर मन, उसको दोबारा अगर चांस दिया जाए तो वो वापस आ सकता है। बट ये क्या होता है, ये मोनोट्रॉपिक जो है, और आप भी उसे आने दोगे क्योंकि आपको पता है कि भाई वो किस में गया था, वो प्रेशर में गया था, ऐसा कुछ नहीं था। आप भी उसको क्या करोगे, आप भी उसे वापस आने दोगे। तो ये इनैनिशियोट्रॉपिक जो था वो हो जाता है रिवर्सिबल। लेकिन जब आप मोनोट्रॉपिक को पता चलेगा कि भाई ये तो अपने मन से छोड़ के गया था, दोबारा आया है, दोबारा फिर से छोड़ के जाएगा, तो आप उसको आने दोगे क्या, आप उसको कहोगे नहीं भाग जाए यहाँ से, अब दोबारा नहीं आना। तो वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है इरिवर्सिबल। समझ गए बात को, तो एक होता है रिवर्सिबल, ये होता है इरिवर्सिबल। ठीक, तो ये हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लिसरॉल स्टीयरेट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सल्फर। एक और एग्जाम्पल आप इसका रख लो, आप अगर कार्बेमाजेपिन जो हमारी ड्रग होती है, वो भी हमारा कौन सा होता है, वो भी हमारा मोनोट्रॉपिक इनैनिशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फी होती है। समझ गया बात को, तो ये होता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, सिंपल सा फंडा था। अब देखो, तीन तरीके के फॉर्म होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है मेटा स्टेबल, और तीसरा होता है अनस्टेबल। तीनों क्या होते हैं हम समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक, तीन स्टेबल से हम लोग तीनों फॉर्म को समझ लेंगे। सबसे पहले होता है कैरेक्टरिस्टिक, देखेंगे कि पैकिंग कैसी होती है, मेल्टिंग पॉइंट और रेट ऑफ डिसोल्यूशन। तीन हम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसना है हमें। तो अगर स्टेबल पॉलीमॉर्फ की बात करें तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं टाइटली पैक। ठीक है, जबकि मेटास्टेबल जो होता है वो लेस टाइटली पैक होता है, और अनस्टेबल जो होता है वो लूजली पैक होता है। स्टेबल की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेबली एकदम स्टेबल पैक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मेटास्टेबल का, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मॉडरेट होता है, और अनस्टेबल की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सबसे लोएस्ट होता है। डिसोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी बात करें तो स्टेबल का सबसे कम, मेटास्टेबल का मॉडरेट ही रहेगा, और अनस्टेबल का जो होता है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, और कोई भी जो कन्वर्जन होता है, लाइक स्टेबल टू, अगर कोई पॉलीमॉर्फ अनस्टेबल जा रहा है तो वो डायरेक्ट स्टेबल टू अनस्टेबल नहीं जाएगा। वो क्या होगा, स्टेबल टू पहले मेटास्टेबल जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, मेटास्टेबल देन मेटास्टेबल से अनस्टेबल। सेम अगर उसे अनस्टेबल से स्टेबल में आना है तो भी वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, पहले मेटास्टेबल देन मेटास्टेबल से स्टेबल। समझ गया बात को, तो ये एक ट्रांजिशन फेज होता है, कौन सा, मेटास्टेबल, उनके स्टेबल और स्टेबल पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में। ठीक, चलो अब हम लोग बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एक लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ओके, तो देखते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। सबसे पहले कि जो कई हाइड्रोफोबिक ड्रग्स होती उनकी क्या होती कि बहुत ज्यादा लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है। इसमें हमारी जो हाइड्रोफोबिक फोबिक ड्रग्स होती है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में बहुत लिमिटेड होती है। अगर कोई भी एक ड्रग है, उसके कई सारे जो फॉर्म, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होंगे, लाइक उसका जो होगा आपका स्टेबल फॉर्म भी होगा, मेटास्टेबल फॉर्म भी होगा, और अनस्टेबल फॉर्म भी होगा। तो जो स्टेबल फॉर्म होगा उसका जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है क्या होगा, वो सबसे स्लोएस्ट होगा, और जिससे जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर एक हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के लिए पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, बट अगर जो ऐसी ड्रग है जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है, उनके लिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि लाइक क्लोरमफेनिकॉल पाल्मिटेट की अगर हम बात करें तो उसके तीन पॉलीमॉर्फ होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा।
अल्फा जो होता है वो स्टेबल होता है, बीटा जो है वो मेटास्टेबल होता है, देन गामा वो क्या होता है, वो होता है अनस्टेबल। तो अगर हम जब इसका सस्पेंशन बनाया जाता है अल्फा और बीटा फॉर्म, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बीटा फॉर्म की ज़्यादा है, बीटा स्टेबल फॉर्म की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है। और वो क्यों ज़्यादा है वो आप अभी तक जान चुके होंगे। और जो इनके फॉर्म्स हैं अल्फा स्टेबल, बीटा मेटा स्टेबल और गामा अनस्टेबल, ये आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, समझिए बात को। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं कि एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इससे भी पूछा गया था कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है उससे हम लोग उसको हम लोग कैसे पता करते हैं, लाइक उनको कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं पॉलीमॉर्फ के लिए। तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं वो हम लोग देखेंगे, मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ। इसके डीप में नहीं जाना है आपको, बस आप नाम याद रखना कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी। दूसरी जो टेक्निक है वो है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तीसरी जो टेक्निक है वो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री है। देन थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। उसके बाद आपका एक्सरे पाउडर डिफ्रेक्शन मेथड है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एफटीआईआर है एंड देन एनएमआर है। तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग पॉलीमॉर्फ के बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, अब एक और टर्म है इंपॉर्टेंट सा जो मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, वो है स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। अब स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म इज द फिनोमेना वेयर इन अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म दैट डिफर इन नेचर और स्टाइकियोमेट्री इंक्लूडेड इन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है वो सिंपल समझो। अभी हमने देखा कि उसके अंदर क्या था कि क्रिस्टल भी थे, कोई भी एक है उसके अंदर क्या था, हमने देखा कि क्रिस्टल भी थे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी थे। तो अगर जब ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है और ये जो क्रिस्टल है इनकी प्रॉपर्टी आपस में डिफर करने लगे या नेचर या और स्टाइकियोमेट्री जो है वो डिफर करने लगे, तो उस कंडीशन में जो पॉलीमॉर्फ बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो पॉलीमॉर्फ, और इस फिनोमिना को बोलेंगे स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये सारी चीजें कवर कर ली। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो कुछ लोग तो अभी तक छोड़ के जा चुके होंगे। तो जिन जो भाई लोग छोड़ के जा चुके हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जितने लोग बचे हो, अगर तुम एंड तक देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि मेरा देखो यार मेन मोटिव है कंप्लीट कराना, ऐसे नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाना नहीं। क्योंकि मैं अभी चाहता तो इसको यहाँ पे रोक दूँ, फिर एक लेक्चर और बना दूँ। तो इस बार मैंने ऐसा नहीं प्लान किया, 3 लेक्चर में ख़त्म करना है तो करना है। तो आ जाओ फिर हम लोग देखेंगे, और जो एंड तक देखेगा उसको बेनिफिट होगा, ये 110% फॉर श्योर है। और जो जा चुका है फिर उसका जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। अब हम लोग बात करेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज की। फ्लो प्रॉपर्टीज से भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। कैपेसिटी ऑफ द एनी सब्सटेंस टू फ्लो, कोई भी सब्सटेंस जो है उसको जो फ्लो करने की कैपेबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो एबिलिटी। और द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर प्ले अ मेजर रोल इन टैबलेटिंग और इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। टैबलेटिंग या इनकैप्सुलेशन में जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। क्यों? मेनी कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स आर एट्रीब्यूट टू पुअर पाउडर फ्लो। लाइक अगर हमारा जो हॉपर से पाउडर फ्लो पुअर आ रहा है, कम ज़्यादा आ रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो। अब क्या होता है, अगर अनइवन पाउडर फ्लो क्या करता है, इंक्रीज करता है पार्टिकल का फ्रिक्शन, किससे, डाई के वॉल से, कॉजिंग द लुब्रिकेशन प्रॉब्लम, इंक्रीज द डस्ट कंटामिनेशन, रिस्क ड्यूरिंग द पाउडर ट्रांसफर, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द वेट यूनिफॉर्मिटी। लाइक अंडर वेट हो सकता है, ओवर वेट हो सकता है। अगर फ्लो कम है, फ्लो प्रॉपर्टीज कम है, तो उसका जो वेट है वो अंडर वेट रहेगा। अगर फ्लो प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो ओवर वेट हो जाएगा। और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और कोहेसन बिटवीन द इन वन पार्टिकल टू अनदर। आपको पता होना चाहिए दो तरीके की फोर्स होती है, एक होती है कोहेसिव फोर्स, दूसरी होती है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, अगर कोई भी पार्टिकल है, तो जैसे अगर हम बात करें तो लाइक हमने एक हमारे पास हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या रखा है, एक ग्लास है, ठीक है। ग्लास में हमने क्या रख रखा है, वाटर रख रखा है। तो ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का आपस में फोर्स होगा वो क्या होगा, वो कोहेसिव फोर्स होगा। लाइक इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो कोहेसिव है। बट अगर इस मॉलिक्यूल का जो ग्लास के वॉल है, ग्लास का वॉल है, वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जो फोर्स होगा वो होगा एडहेसिव। मतलब सेम सेम जो है वो कोहेसिव, और अगर डिफरेंस हो गए तो वो एडहेसिव होंगे। अब हमें फ्लोएबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए 3 पैरामीटर्स होते हैं, 3 चीज़ों हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एक होता है कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हॉशनर रेशियो और एंगल ऑफ रिपोज। कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स से 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन था वो अभी हम जो कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स पे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको टेबल दिखाऊंगा तो फिर बताऊंगा। कॉस्ट कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स को पता कैसे करते हैं, इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में होता है, तो 100 इंटू टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद कर लो, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है किसका, कार्स
इंडेक्स का, ठीक है। और उसके आगे अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या है नेक्स्ट जो है अपने पास कि बल्क डेंसिटी क्या होता है, बल्क एंड टैप डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन बल्क वॉल्यूम। अगर हम वेट को बल्क वॉल्यूम्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बल्क डेंसिटी। और इसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं बल्क डेंसिटी एपरेटस से। नेक्स्ट अगर हम वेट जो है उसको टैप डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो टैप्ड वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे सॉरी, तो हमें जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा टैप डेंसिटी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या, हॉशनर रेशियो, ठीक है। हॉशनर रेशियो क्या होता है कि टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि मेरे को पर्सनली कंफ्यूजन होता था कि टैप और बल्क में, हॉसनर में टैप ऊपर आएगा कि बल्क ऊपर आएगा। तो मैंने याद रखा था कि जो हॉसनर भाई थे उन्होंने क्या दिया था फॉर। अब मेरा क्वेश्चन गलत हो जा रहा था इनसे, तो मेरे को यह था कि मैं हॉसनर को थप्पड़ मार दूंगा, क्या मारूंगा, थप्पड़ मार दूंगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन गलत करा देता है। तो थप्पड़ का मतलब क्या हो गया, जो टैप है वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो टैप डेंसिटी जो है वो ऊपर होगी, फिर बल्क डेंसिटी होगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज रिलेटेड टू इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन, सो इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज फॉर कोर्स। कोर्स फ्री फ्लोइंग पाउडर जो है वो जो हॉसनर रेशियो होगा उसके लिए अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1.2। और हॉसनर रेशियो की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना क्या हो जाएगा, कोहेसिव होगा पाउडर, मतलब पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में उतने ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और उतना ही जो फ्लो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा कि हॉसनर रेशियो ज़्यादा मतलब फ्लो प्रॉपर्टीज कम। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं, ये जो टेबल है, अब जो दूसरी दो टेबल्स मैंने बताई, जो तीसरी टेबल है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो 12 से 16 देख रहे हो आप, यही क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर जीपैट। और इस टेबल से आप कितनी बार बता रहा हूँ मैं, इससे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इससे और अभी एक बताऊंगा एंगल ऑफ रिपोज, उस इन दोनों से तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। ऑलमोस्ट हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो अगर परसेंट कंप्रेसिबिलिटी दैट इज कार्स इंडेक्स की जो वैल्यू है 5 to 15 के बीच में रहेगी तो एक्सीलेंट फ्लो है, 12 to 16 के बीच में रहेगी तो गुड फ्लो है, 18 to 21 गया मतलब फेयर टू पासेबल है, 23 to 35 गया पुअर फ्लो है, 33 to 38 वेरी पुअर एंड ग्रेटर देन 40 दैट इज एक्सट्रीमली पुअर। सेम फॉर हॉसनर रेशियो 1 to 1.11 एक्सीलेंट, 1.12 to 1.18 good, 1.19 to 1.34 fair to possible, 1.35 to 1.45 poor, 46 to 59 very poor and then greater than to 160 1.60 सॉरी तो एक्सट्रीमली पुअर हो जाता। तो ये वैल्यूज आपकी एकदम टिप पे होनी चाहिए, बिल्कुल भूलना ही नहीं है। अगर आप भूले तो मतलब फिर आपका गेम चला जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं जो और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द सर्फेस ऑफ पाइल ऑफ द पाउडर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। मतलब क्या है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको मेजर करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। इट शोज द इंटर पार्टिकल कोहेशन, कोहेसिव फोर्स क्या होती है मैंने बता दिया। इट इंक्रीजेज एज अ पार्टिकल साइज डिक्रीजेज एंड मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज हुआ या मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हुआ तो जो आपका एंगल ऑफ रिपोज है वो कैसा होगा, वो बढ़ जाएगा। सिंपल सा समझो, इसका क्या मतलब, अगर किसी पार्टिकल साइज हम डिक्रीज कर रहे हैं मतलब बहुत फाइन पार्टिकल बन गया, और मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अगर बहुत फाइन हुआ मतलब फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, आप खुद इमेजिन करो कि किसी भी पाउडर में अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, तो मॉइस्चर ज़्यादा है मतलब क्या होगा कि उनकी उसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर फ्लो प्रॉपर्टी कम हुई मतलब क्या हुआ कि आपका हॉशनर रेशियो की वैल्यू, एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। पीछे भी हमने देखा कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही थी वैसे वैसे क्या हो रहा था, फ्लो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही थी। और एक पॉइंट, रफर द और मोर इरेगुलर द सरफेस हाइयर विल बी द एंगल ऑफ रिपोज, ये भी हमने बात करी। अब इसको मेजर किससे किससे कर सकते हैं, स्टैटिक एंगल ऑफ रिपोज में एक होता है, फिर फिक्स्ड फनल मेथड होता है, नेक्स्ट फिक्स्ड कॉन मेथड होता है, काइनेटिक और डायनेमिक मेथड होता है, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड होता है, एंड देन एक लास्ट जो होता है आपका होता है टिल्टिंग बॉक्स मेथड, ठीक। अब इसको मेजर करने का फॉर्मूला होता है थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h बाई आर, या tan थीटा h बाई आर, इसका जो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan थीटा h बाई आर होता है, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h बाई आर, इसकी जो वैल्यू होगी। थीटा बराबर हमारा एंगल ऑफ रिपोज हो गया, एच जो हो गया वो पाउडर बेड हाइट, लाइक क्या है अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमने ऊपर से क्या किया, पाउडर ड्रॉप किया। तो ये जो इसकी हाइट हुई है, ठीक है, ये जो हाइट है ये क्या है, हमारा एच है। और जो आर है वो रेडियस, ये जो ये बना हुआ नीचे आप देख रहे होगे सर्कुलर फॉर्म में बना है, इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, ये जो रेडियस होगा ये आर हो गया, और ये जो हाइट है ये आपका क्या हो गया, एच हो गया। समझिए बात को, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था ना कि मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ पाइल
ऑफ द पाउडर एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये सरफेस ऑफ द पाइल हो गया पाउडर का, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, और इनके बीच में जो एंगल बनता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आ गई बात। चलो अब जो एक ये टेबल है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे भी पता नहीं कितनी बार प्रीवियस ईयर्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। 25 to 30 एक्सीलेंट, 31 to 45 गुड, 36 to 40 फेयर, 41 to 45 पासेबल, 46 to 55 पुअर, 56 to 65 वेरी पुअर, एंड ग्रेटर देन 66 दैट इज वेरी वेरी पुअर। ठीक है, तो ये आपका एक एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात हो गई। अब कुछ फैक्टर्स बात कर लेते हैं जो फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पार्टिकल का शेप एंड टेक्सचर हो गया, एंड देन आपका क्या हो गया, सरफेस फोर्सेस। अब इसको हम लोग इंप्रूव कैसे कर सकते हैं फ्लो प्रॉपर्टीज को? फ्लो प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने का जो तरीका है वो क्या है आपका, अल्टरेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल जो साइज और डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अल्टरेशन ऑफ द पार्टिकल शेप एंड टेक्सचर, पार्टिकल का जो शेप और टेक्सचर है उसको हम लोग अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं अल्टरेशन ऑफ सरफेस फोर्सेस, वहाँ पे जो सरफेस की फोर्सेज है उनको हम लोग अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मुलेशन एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं, स्लो एक्टिवेटर्स लाइक हम लोग फॉर्मुलेशन एडिटिव्स का कौन सा ऐड कर सकते हैं, लाइक ग्लाइडेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। ग्लाइडेंट क्या करते हैं, इंटर पार्टिकल फ्रैक्शन जो है उसको डिक्रीज करके हमारा फ्लो प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हैं। ग्लाइडेंट लाइक हमारा टैल्क हो गया, मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया, सिलिका हो गया, ये सारे हम ग्लाइडेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीके का वो है। ठीक, तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया फ्लो प्रॉपर्टीज। अभी दो टॉपिक हम लोग और इस वीडियो में कवर करेंगे, एक है हमारी वेटेबिलिटी और दूसरी है हाइग्रोस्कोपिसिटी, और उससे भी आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं कई बार, तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट से। तो वेटेबिलिटी क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू मेंटेन अ कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस। मतलब क्या, जो लिक्विड है वो सॉलिड सरफेस से कितना कांटेक्ट मेंटेन कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी सिंपल मतलब वेटिंग एबिलिटी, किसी भी लिक्विड को, किसी भी सॉल्वेंट को, सॉलिड को वेट करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है, वेटेबिलिटी होती है। ठीक है, अब वेटिंग की अगर हम बात करें तो वेटिंग क्या होता है, इट इज द एक्सटेंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस व्हेन टू आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। मतलब जब एक लिक्विड और सॉलिड जो आपस में पास लाए जाए तो जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट हो जाए, उनकी जो कॉन्टेक्ट की क्या होती है, एक्सटेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं वेटिंग। और जो एजेंट वेटिंग कॉज करे उनको हम लोग बोलेंगे क्या, वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट एक्ट बाय डिक्रीजिंग इंटरफेशियल टेंशन विच रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द कॉन्टेक्ट। मतलब क्या है, वेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो कॉन्टेक्ट एंगल है वो भी क्या हो जाता है, वो हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, और फिर हमारा क्या हो जाता है कि वेटिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और वेटिंग एजेंट्स HLV वैल्यू जो होती है वो रेंज करती है कितनी, 7 to 9 के बीच में HLV वैल्यू जो है वेटिंग एजेंट्स की जो है वो रेंज करती है। और कुछ में इंपॉर्टेंट अगर आपको बात करें तो जो सबसे कम HLV वैल्यू 1 किसकी होती है, HLV वैल्यू ओलिक एसिड की। ठीक है, इसके HLV के बारे में हम लोग बात करेंगे सर फिजिकल फार्मेसी में। हाँ, और अगर 40 जो होती है सरफेस टेंशन जब पढ़ेंगे, 40 किसकी होती है, SLS की, सोडियम लॉरेल सल्फर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी HLV के बारे में इन डिटेल वहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या होती है HLV वैल्यूज, कहाँ से आया, कौन से स्केल से मेजर करते हैं, सब कुछ हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब वेटिंग एजेंट का जो टेस्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन सा टेस्ट है वेटिंग एजेंट का जो हम लोग करते हैं। तो वेटिंग एजेंट का टेस्ट है ड्रेव टेस्ट, इंपेरिकल टेस्ट, ट्रूफ टेस्ट एंड कॉन्टैक्ट एंगल मेथड। ये हमारे वेटिंग एजेंट के टेस्ट है। अब जो एंगल की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है ये समझते हैं। जैसे अगर कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, जीरो है, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल क्या हो रहा है, जीरो है, तो हम क्या देखेंगे कि परफेक्ट वेटिंग हो रही है। कॉन्टैक्ट एंगल अगर 90 से कम है तो मतलब हाँ वेटेबिलिटी है। अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 है मतलब लो वेटेबिलिटी, पार्शियल वेटिंग हो रही है। और कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज़्यादा चला गया और या 180 90 से ज़्यादा चला गया मतलब वेटिंग की बहुत कम चांसेस है। और अगर 90 से अगर ये 180 हो गया तो 180 का क्या मतलब है कि वेटिंग होगी ही नहीं। तो यहाँ देखो जैसे 90 मिड पॉइंट है, 90 से इधर जा रहा है मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ रहा है। हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ रहा है मतलब जो हमारा लिक्विड लिक्विड फोर्स है, दैट इज कोहेसिव फोर्स जो है वो इधर कौन सी फोर्स बढ़ रही है, इधर से कोहेसिव फोर्स बढ़ रही है, लाइक लिक्विड लिक्विड फोर्स बढ़ रही है। और इधर अगर हम जाएंगे तो इधर हम देखेंगे क्या कि एडहेसिव फोर्स बढ़ रही है, दैट इज लिक्विड सॉलिड, इनके बीच की जो फोर्स है, इंटरेक्शन है, वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेंथ इंटरेक्शन है, इधर से कोहेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इधर से एडहेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इधर जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर बढ़ता जाएगा, इधर जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सी दोनों चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, आज का जो है वो है लास्ट टॉपिक, दैट इज हाइग्रोस्कोपिसिटी। आज का लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या होता है
मेनी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस लाइक वाटर सॉल्युबल जो सॉल्ट्स होते हैं हैव टेंडेंसी टू एड्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मतलब एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर उसको एड्जॉर्ब करने की उनके पास टेंडेंसी होती है, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी, मतलब क्या, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो एड्रॉप कर लेते हैं, और फिर इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्कोपिसिटी। और ये जो नेचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, उसको हम लोग बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिसिटी। अब एड्जॉर्प्शन एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कैन डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, एक्सपोजर एंड मैकेनिज्म ऑफ मॉइस्चर अपटेक। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप भूल जाओगे चलेगा, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो टेबल बता रहा हूँ ये पढ़ो, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टेबल, नॉन हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक जो होता है वो होता है कि देखो क्लासिफिकेशन, अगर हम उन्हें 25 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए रखें और 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, तो कितना वाटर वो अपटेक करेंगे वो हमारा काम होगा। और अगर वाटर अपटेक कर रहे हैं मतलब उनका क्या है, वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना वाटर अपटेक कर रहा है और कितना वेट बढ़ रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको वो कर रहे हैं। अगर 0 से 0.12% वेट बाई वेट में इंक्रीज हो रहा है तो वो नॉन हाइग्रोस्कोपिक कैटेगरी के अंदर जाएंगे। 0.2 से 2% तक अगर गया तो वो किस में जाएंगे, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक में। और अगर 2 से 15% तक गया तो वो हाइग्रोस्कोपिक में जाएंगे। और अगर 15 से ज़्यादा गया, ग्रेटर देन 15 गया, तो वो वेरी हाइग्रोस्कोपिक। इसके बाद एक और कैटेगरी आती है कि अगर वो इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लें कि सॉल्यूशन बना दें, ठीक है, इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लें कि क्या बना दें, वो सॉल्यूशन बना दें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डेलिक्वेसेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डेलिक्वेसेंट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे जो कैरेक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि अगर वो उतना वो कर लें तो सॉल्यूशन बना दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डेलिक्वेसेंट। वो हमारा डेलिक्वेसेंट नेचर का होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि इसको हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं। मेथड टू मेजर द हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी जो है उसको मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है ग्रेविमेट्री, दूसरा होता है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, देन आपका होता है क्या, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, देन आपका होता है गैस क्रोमेटोग्राफी। फिर आता है इफेक्ट ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी ऑन फार्मास्यूटिकल पैरामीटर्स। लाइक हाइग्रोस्कोपिसिटी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म या फॉर्मुलेशन का क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकती है। सबसे पहले चेंज कर सकती है वो आपका क्या, फ्लो प्रॉपर्टी। देन आपकी चेंज कर सकती है क्या, केमिकल स्टेबिलिटी। सरफेस प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है आपकी, कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज, और पार्टिकल एरोसोलाइजेशन, जो एरोसोल का फॉर्मेशन होता है वो भी आपका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इससे आपका क्या जीपैट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। तो ये कंप्लीट था क्या, हमने हाइग्रोस्कोपिसिटी के साथ ही हमने क्या कंप्लीट कर दिया, हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर दी। फिजिकल में भी बल्क कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी कंप्लीट फिजिकल नहीं, हमने बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बल्क कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में, और एक लास्ट लेक्चर लेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा लंबा हो गया, अगर आपको इस लेंथ के वीडियोस भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर अराउंड 50 मिनट्स टू 1 आवर्स का वीडियो सफिशिएंट, तो मैं उस रेंज में भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना क्योंकि लेक्चर की सारी अपडेट्स मैं वहाँ देता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही है। एंड साथ में आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे मैं सारी चीज़ें थोड़े थोड़े फ्लो चार्ट्स, नेमोनिक्स, ये सारी चीज़ें डालता रहता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा नोट्स यहाँ पे अपडेट होते जाएंगे, जाओ वेबसाइट पे नोट्स क्या करो, डाउनलोड करो। अगर आपको टेस्ट देने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं देने, आपको वेबसाइट पे जाना है और जाके टेस्ट अटेम्प्ट करो। बहुत सारे टेस्ट हमने डाल रखे हैं, अटेम्प्ट करो। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि मेरे को कैसे प्रोसीड करना है, मैं भाई प्रिपरेशन कैसे करूँ, एक प्रॉपर शेड्यूल क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए, और आप ये समझते हो कि मैं आपको आपकी मदद उसमें कर सकता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो बोलूँगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, बट अगर आपको जेन्युइन ऐसा लगता है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मेंटर बुकिंग पे। वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके आपको एक नॉमिनल सा अमाउंट पे करना है, और आपको क्या करना है, आप एक सेशन बुक कर सकते हो। और वो सेशन केवल सिंगल सेशन नहीं होगा, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आपको दिखाएगा एक सिंगल सेशन के लिए, बट वहाँ पे आपको क्या करना, अगर आप कंप्लीट बुक करते हो तो आपको लिए एक सिंगल सेशन नहीं होगा, वो अभी सिंगल सेशन होगा, फिर हम उसमें मंथली रिव्यू सेशंस भी रखेंगे अंटिल आपका एग्जाम नहीं हो जाता। लाइक मैंने जो प्लान बनाया वो आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि हर मंथ के बाद आपको एक स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो अब वो स्ट्रेटजी कैसे चेंज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बेसिक सा चार्ज है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो आप इसको जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। बाकी जैसा आपको मन हो, अगर आपको बुकिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, मैं सारा प्रोसीजर वहाँ पे आपके लिए स्ट्रीमलाइन कर दूंगा, ठीक। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत सारी बकवासें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आएगी नहीं आई, और नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना चाहिए ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी के साथ मैं साइमल्टेनियसली थर्ड सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम उसके लिए भी आगे जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।